हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इकोसिस्टम का जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे। हमने कल क्या पढ़ लिया था, स्ट्रेटिफिकेशन तक डिस्कस कर लिया था। यानी स्ट्रेटिफिकेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़ रहे थे, फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ रहे थे। तो फंक्शनल कंपोनेंट में हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया था, डीकम्पोजिशन के बारे में पढ़ लिया था, एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ लिया था, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, मतलब पढ़ा नहीं था, पढ़ना था। तो फंक्शनल कंपोनेंट हमने देख लिए थे और स्ट्रेटिफिकेशन की बात कर रहे थे। आप सभी को मेरा नाम पता चली गया होगा। मेरा नाम है सूरज और डुंगरा कोटी। मेरा नाम क्या है, सूरज डुंगरा कोटी। तो आप मुझे सूरज सर कह के भी कह सकते हैं या अपना भाई भी लिख सकते हैं, सूरज भैया, कुछ भी आपका मन करे तो आप लिख सकते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, तो इकोसिस्टम है स्पीशीज। यानी हमने कल पढ़ा था कि इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इकोसिस्टम में स्पीशीज होती है। और स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑक्यूपाइंग क्या डिफरेंट लेवल, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। ये नीट 2021 का पीवाईक्यू था, तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो आप जो है इस तरह से आपके पीवाईक्यू भी मैंने सॉल्व कराए थे। होता क्या है कि आप एक एग्जांपल ले ले फॉरेस्ट का, उसमें क्या होगा कि ये वाला क्या है सर, ये प्लांट है, इससे छोटे छोटे क्या होंगे, श्रब होंगे। यानी कि इस तरह का क्या मिल रहे हैं आपको, प्लांट मिल रहे हैं, और नीचे वाले एरिया में हर्ब होंगे। तो हर्ब का इतना एरिया है, यानी क्या है, ये हर्ब है। अगर इस लेवल पे आप देखेंगे तो आपको हर्ब मिलेगा, इस लेवल पे आप जाएंगे तो आपको श्रब मिलेगा, और इस लेवल पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ट्री दिखेंगे। तो एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको, किसका, ऊपर की ओर बढ़ते हुए, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीसीज का दिख रहा है। तो आपने इसको बोला स्ट्रेटिफिकेशन। बात कर लेते हैं स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट के बारे में। तो जब हम बात करेंगे स्टैंडिंग क्रॉप या स्टैंडिंग स्टेट की, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने फॉरेस्ट का एग्जांपल ले लिया। इस फॉरेस्ट के एग्जांपल में आप क्या करेंगे, तो इस एग्जांपल में आप देखो, ये आपको सॉइल दिखाई दे रही है, यानी कि इस सॉइल में क्या होगा, मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, और ये प्लांट दिख रहा है। तो प्लांट क्या करेगा, जितना बायोमास प्रोड्यूस करेगा इन एनी इकोसिस्टम और ट्रॉफिक लेवल, टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास, यानी जितना बायोमास क्या होता है, प्लांट देगा। यानी कि ऑर्गेनिक चीज की बात कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, यानी जो जीवित प्राणी होगा उसका जो बायोमास होगा उसको बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, अमाउंट ऑफ मिनरल इन सॉइल, यानी इनऑर्गेनिक चीज की बात कर रहा है, यानी सॉइल में जितना मिनरल प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे सर हम स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, स्टैंडिंग क्रॉप होता है अमाउंट ऑफ in any ecosystem और ट्रॉफिक लेवल, टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास इंक्रीज, इसको बोलते हैं क्या, स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग स्टेट होता है अमाउंट ऑफ मिनरल या इन सॉइल। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे इकोसिस्टम के टाइप क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं। तो मैं इसको मिटा लेता हूं। तो इकोसिस्टम के देखो लेक्चर आते जा रहे हैं। अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो इसके ऊपर डीपीपी भी आएगी, यानी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जो पीवाईक्यू आ रखे हैं। तो आपको मेरे संग बने रहना है, लेक्चर में कंटिन्यूटी रखनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। तो हेडिंग लगाइए, टाइप ऑफ इकोसिस्टम। जब हम टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी साइज के बेस पे हमारा जो इकोसिस्टम है वो कैसा है। तो साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइज कैसा हो सकता है, नैनो हो सकता है, यानी बहुत छोटा हुआ। तो नैनो का एग्जांपल क्या होगा, स्मॉल डिचेस। जैसे किसी जमीन पे गड्ढे पड़ गए तो डिचेस का मतलब क्या होता है, गड्ढा। तो अगर वहां पे गड्ढा आ गया तो उस गड्ढे में एक छोटा सा इकोसिस्टम बन सकता है। क्योंकि गिलास का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ग्लास में पानी भर जाए और उसमें फाइटोप्लैंक्टन आ जाए, जूप्लैंक्टन आ जाए, तो क्या होगा सर, एक स्मॉल इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा जो कि सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट था। इकोसिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, वो सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट होनी चाहिए। तो नैनो क्या हो सकता है, स्मॉल डिचेस हो सकते हैं, और
माइक्रो हो सकता है यानी छोटा होगा। तो माइक्रो में क्या एग्जांपल ले सकते हैं आप, पॉन्ड की बात कर सकते हैं यानी एक तालाब का। तो तालाब भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है जो कि सेल्फ सस्टेनेबल है, तो तालाब इसका एग्जांपल हो जाएगा। और मैक्रो की बात करें यानी बड़े की, तो लेक कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, रिवर। तो तालाब और झील के बारे में जब बात हो तो मैक्रो होगा और एक होगा मेगा। तो मेगा में क्या हो सकता है, ओशियन। ये तीनों किसकी बात कर रहे हैं हम, ये एक हिसाब से वाटर इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने टेरेस्ट्रियल और क्या पढ़ा था, याद हो तो आपको, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ा था और एक्वेटिक। तो ये कैसा इकोसिस्टम है सर, ये हम एक्वेटिक की बात कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, इकोसिस्टम में कंप्लीट इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं और इनकम्प्लीट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डालिए कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो जब हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट की बात करें तो कंप्लीट का क्या मतलब होता है और इनकम्प्लीट का क्या मतलब होता है। कंप्लीट माने पूरा, इनकम्प्लीट माने अधूरा। ये तो बचपन से पता था, तो इसमें आपने नया क्या बताया, इसका मीनिंग तो हमें पहले से पता था कि कंप्लीट मतलब पूरा, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा। तो देखो नई बात क्या है आपको जो जानने को मिली इसमें, कंप्लीट मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। देखो इकोसिस्टम क्या होता है, हमें इस चैप्टर में स्ट्रक्चर की बात नहीं करनी, क्योंकि आप जो स्ट्रक्चर पढ़ के आ गए हो वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ के आ गए हो, वहां पे हमने स्ट्रक्चर की बात की थी। तो इसमें क्या होता है, ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ऑल फंक्शनल कंपोनेंट आर प्रेजेंट। जब किसी इकोसिस्टम में सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे हम कंप्लीट इकोसिस्टम। जैसे कि पंखे से हवा आ रही है तो हवा क्या हो गया, उसका फंक्शन हो गया यानी हवा दे रहा है, पर अगर पंखा नहीं होगा यानी उसका स्ट्रक्चर अब्सेंट होगा तो वो क्या कंप्लीट इकोसिस्टम कहलाएगा, नहीं। तो आपको पंखे से हवा का एग्जांपल समझना है कि अगर उसमें सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और फंक्शनल कंपोनेंट है तो वो कंप्लीट इकोसिस्टम होगा। आपको मैंने फंक्शनल कंपोनेंट में क्या बताया था, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी याद है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी याद है सर, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, डिकॉम्पोजिशन, डिकॉम्पोजिशन, और क्या होता है, एनर्जी फ्लो, और क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो अगर उस इकोसिस्टम में ये सब चीज है यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उसमें फंक्शनल कंपोनेंट में क्या होना चाहिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, डिकम्पोजिशन होना चाहिए, एनर्जी फ्लो होना चाहिए, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होनी चाहिए, तो वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम कहलाएगा। तो आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट में से कंप्लीट इकोसिस्टम के बारे में पता चल लिया। अब हम जो है इनकम्प्लीट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो आखिरकार इनकम्प्लीट इकोसिस्टम क्या होता है, तो अगर आप एक्वेरियम लेते हैं, एक्वेरियम क्या करते हैं, मछली पालते हैं उसमें, उस एक्वेरियम में क्या होता है, मान लो आपने एक एक्वेरियम लिया तो क्या इसमें फोटोसिंथेसिस खुद होती है, नहीं, इसमें फोटोसिंथेसिस खुद हो ही नहीं पाती। अगर इसमें मछली पल रही है तो वो मछली को खाना ऊपर से देना पड़ता है, और हमने भले ही यहाँ पे कोई भी चीज उगा ली हो, कोई भी प्लैंक्टन वगैरह लगा ली हो, पर उससे क्या होगा, हमें वहां पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए खाना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी खाना बाहर से देना पड़ेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे, डीप सी। डीप सी में क्या होता है, देखो डीप सी भी एक हिसाब से इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है। मान लो एक समुद्र वाला हिस्सा ले लिया, डीप सी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं चल रही होती, यानी यहाँ के जीवों के खाना नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, ऊपर वाली लेयरों से अगर कोई ऑर्गेनिज्म मरेगा तो वो कहाँ आएगा सर, नीचे की तरफ आएगा, डीप सी में। तो उसको कौन खा लेगा सर, नीचे के एनिमल्स खा लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइम प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही होती, यानी प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये किस प्रकार का इकोसिस्टम है, इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है। अब हम क्या पढ़ लेते हैं, मैन मेड और नेचुरल इकोसिस्टम। देखो एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम और एक होता है नेचुरल यानी प्राकृतिक इकोसिस्टम।
तो मैन मेड कौन से हो सकते हैं हमारे? मैन मेड हो सकते हैं हमारे एक्वेरियम, मैन मेड में। और क्या हो सकते हैं? फील्ड हो गया। कोई गार्डन के बारे में पढ़ना चाहेगा, गार्डन और एक्वेरियम तो लिख लिया है। तो ये कैसे हो गया सर हमारे? मैन मेड। और नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल क्या है? नेचुरल हमारा हो सकता है फॉरेस्ट की बात कर लो। फॉरेस्ट हमने थोड़ी, इंसानों ने थोड़ी लगा रखा है, वो तो खुद लगाते हैं, वो बात अलग है। पर फॉरेस्ट इसका एग्जांपल हो सकता है, डेजर्ट इसका एग्जांपल हो सकता है, और क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? पॉन्ड हो सकता है। तो क्या है, हमने मैन मेड इकोसिस्टम भी पढ़ लिया, नेचुरल इकोसिस्टम भी पढ़ लिया, और अब हमने फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था। उसमें प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में पढ़ाना है। अब जो मैंने इसके बाद L2 दूंगा, उसमें क्या देखोगे आप? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में देखोगे। तो आपको इसी लेक्चर में कंबाइंड लेक्चर मिलेगा जो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के होगा। वो मैंने पहले रिकॉर्ड कर दिया था, तो वो इसमें मर्ज कर दूंगा। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आप जो है इस लेक्चर से देखो। ये लेक्चर बड़ा, भले ही बड़ा हो सकता है, पर आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, मैं फिर से ये लेक्चर बना दूंगा। वैसे तो मेरे को बहुत मेहनत लगी है इस लेक्चर को समझाने में, पर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप भी हमारे भाई बहन जैसे हैं। तो समझाना हमारा कर्तव्य है और आपका समझना। थैंक यू, बाय बाय। तो अभी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ रहा है, तो लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। उसकी एनसीईआरटी मैं बाद में पढ़ा दूंगा। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, जब हम प्रोडक्टिविटी निकालते हैं ना, उसमें टाइम से डिवाइड करते हैं, पर जब हम प्रोडक्शन देखते हैं तो वो क्या होता है? तो पहले हम समझ लेते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है। तो देखो, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस, यानी खाना बनने के बाद जितना बायोमास बढ़ा उसको क्या बोलते हैं सर? प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो, डेफिनेशन आपको मैंने लिख दी है। अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस इन गिवन एरिया बाय ऑल प्लांट्स, मतलब सारे प्लांट्स के द्वारा जितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ खाना बनाने के बाद, यानी कितना इंक्रीज आया खाना बनने के पश्चात। क्योंकि देखो, अगर बायोमास इंक्रीज होगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस भी होगी। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो फूड बनेगा। जब प्लांट को फूड मिलेगा तो वो ग्रो करेगा, यानी उसके नेट बायोमास में क्या होगा सर? इंक्रीज होगा। अब ये बायोमास कितना बड़ा पर मीटर स्क्वायर में, इसको निकाल लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये फॉरेस्ट हमने ले लिया। इस फॉरेस्ट का जो बायोमास है वो कितना है सर? 200 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। यानी अगर हम इस फॉरेस्ट का 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेते हैं तो उसके अंदर बायोमास कितना आ रहा है सर? 200 किलो आ रहा है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर यूनिट ले ली, उसके अंदर हमने देखा तो बायोमास आ रहा है सर 200 किलो। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद क्या हुआ, या कुछ टाइम बाद क्या हुआ? बायोमास में इंक्रीज हुआ। अब ये बायोमास में जो इंक्रीज होगा वो किसके द्वारा हुआ? मान लो यहां तक जाने पे फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हुई, फोटोसिंथेसिस हुई, खाना बना, प्लांट भरपूर बना, बड़ा हुआ, ग्रो करा, तो यहाँ पे आया 300 केजी पर मीटर स्क्वायर। मतलब हमने बायोमास क्या देखा सर? 100 केजी मीटर पर स्क्वायर बढ़ गया। पहले उस 1 मीटर स्क्वायर में 200 किलोग्राम था, अब उस कितने 1 मीटर स्क्वायर में 300 किलोग्राम हो गया। तो जो जितना बायोमास प्रोड्यूस होता है बाय फोटोसिंथेसिस, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि कोई ये बोल दे कि इसका प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ 300 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, नहीं। जो इंक्रीज बायोमास है उसको देखते हैं। तो इंक्रीज कितना हुआ सर? 100 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हुआ। यहां से यहां गए तो 200 से 600 हुआ, तो 600 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे होगा 400, क्योंकि खाना बनने के बाद 200 तो पहले से था, फिर खाना बना तो 300 हुआ, फिर 600 हुआ। इसका मतलब जो बायोमास में इंक्रीज होता है, कह रहा अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस इन गिवन एरिया बाय ऑल प्लांट्स। ऐसा नहीं कि सिंगल प्लांट का, ऑल प्लांट्स के द्वारा जितनी फोटोसिंथेसिस हुई उसके बाद जो प्रोडक्शन बढ़ के आई, यानी बायोमास में जो इंक्रीज हुआ, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। तो आपको यहां तक क्लियर होगा। अब प्राइमरी प्रोडक्शन को हम मेजर किससे करते हैं? देखो, प्राइमरी प्रोडक्शन को मेजर करते हैं, एक तो मास के टर्म में मेजर करते हैं और एनर्जी के टर्म में। अगर मास की बात करूं तो मास को किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर देखते हैं, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितना किलोग्राम हुआ। अगर एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात करें तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में
कितनी किलो कैलोरी एनर्जी जो है मिली। देखो एक एग्जांपल ये है कि 1 मीटर स्क्वायर में 200 किलोग्राम का बायोमास था, फिर क्या हुआ आफ्टर फोटोसिंथेसिस ये 300 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हुआ, यानी इंक्रीज कितने का आया, इंक्रीज आया 100 का, यानी 100 बायोमास इंक्रीज हुआ। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। तो आपको प्राइमरी प्रोडक्शन से बिल्कुल क्लियर होगा। अगर प्राइमरी प्रोडक्शन समझ नहीं आया तो आप बैक करो, नहीं आया तो एक बार और सुनो। देखो क्या होता है ना, प्राइमरी प्रोडक्शन से क्या मतलब है, देखो ऐसा होता है कि बायोमास में इंक्रीज कितना हुआ, नेट बायोमास में देखते हैं। मान लो एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लो, एक फॉरेस्ट में आपको जो बायोमास मिल रहा है सर वो 200 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का है, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितना बायोमास है सर 200 किलोग्राम का है। ठीक हो गया। कुछ समय पश्चात क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई। अब जो फोटोसिंथेसिस हो गई उसमें क्या हुआ सर, बायोमास इंक्रीज हो गया, यानी 1 मीटर स्क्वायर में अब जो बायोमास आया वो 300 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आया। तो नेट इंक्रीज क्या मैं 300 लिख दूं, नहीं, देखो उसमें क्या हुआ 200 तो पहले से था, फिर फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस के होने से क्या हुआ 300 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो गया, और आफ्टर सम टाइम वो 6 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हुआ। अगर हम कंपेयर करेंगे दो इकोसिस्टम में तो क्या होगा, एक में 300 आ रहा है, एक में 600 आ रहा है, तो यहाँ पे नेट इंक्रीज 100 का और यहाँ का 400 का, तो बायोमास किस में ज्यादा बड़ा सर, 400 वाले में। यानी कि प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, जितना अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस होता है बाय फोटोसिंथेसिस इन गिवन एरिया बाय ऑल प्लांट्स, तो इसको बोलते हैं सर प्राइमरी प्रोडक्शन। तो जो 100 का बायोमास इंक्रीज हुआ इस एरिया में वो बोला जाएगा प्राइमरी प्रोडक्शन को। अब एक टर्म है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, देखो जो प्रोडक्शन होता है उसको टाइम से डिवाइड करो। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आप दो दोस्त हैं, कोई भी दो दोस्त हैं, उन दो दोस्तों में जैसे एक ये दोस्त है एक ये दोस्त है, ये दोनों आपस में दोस्त है, ठीक हो गया। दोनों नीट के पेपर को अटेम्प्ट करने बैठे। अब इसने भी पूरा नीट का पेपर अटेम्प्ट किया, इसने भी पूरा नीट का पेपर अटेम्प्ट किया, तो दोनों ने क्या करा सर, नीट का पेपर तो अटेम्प्ट कर दिया। तो मैं क्या इससे इनके बीच में कंपेयर कर सकता हूं, दो इकोसिस्टम के बीच में। मान लो अगर ये एक इकोसिस्टम होता, एक इकोसिस्टम होता, दोनों क्या कर रहे हैं, बराबर का बायोमास दे रहे हैं। मान लो इसके पास भी 200 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर था, इसके पास भी 200 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर था। कुछ समय बाद दोनों का बायोमास 400 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो गया, यानी नेट का इंक्रीज कितना आया सर, 200 का, इसका भी 200 इसका भी 200। क्या मैं दोनों में कंपेयर कर सका, नहीं कर पाया, क्योंकि दोनों ने बायोमास तो बराबर बढ़ाया, ठीक है। और ऐसे ही इन दोनों में क्या था, नीट का पेपर दोनों ने बराबर सॉल्व किया था। आप मेरे एग्जांपल को जो है रिलेट कर पाना। फिर क्या हुआ, हमने क्या करा, ऐसे तो कंपेयर करना मुश्किल है, यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंपेयर कराती है, पर अभी जो है कंपेरिजन मुश्किल आ रहा है ना। अब क्या करा, इसने नीट का पेपर जब सॉल्व किया था तो इसने लिए थे 2.5 घंटे और इसने लिए थे सर 4 घंटे, मतलब टाइम का अंतर आया ना। अगर मैं आपसे कहूं किसने नीट का पेपर सॉल्व किया, तो दोनों ने बराबर सॉल्व किया। इसने भी 200 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसने भी 200 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें से 180 करने थे। बट इसने टाइम लिया 2.5 घंटे का और इसने टाइम लिया कितना सर, इसने लिया 4.5 घंटे या 4 घंटे का। और नीट का पेपर का ड्यूरेशन कितना था सर, 3 घंटे 20 मिनट का। तो दोनों ने पेपर तो सॉल्व किया, पर ये 4 घंटे ले रहा है, ये 2.5 घंटे ले रहा है। पेपर करने की एफिशिएंसी दोनों की बराबर है, पर सिलेक्शन इसका होगा ना कि इसका। क्यों, क्योंकि इसने पेपर को देर किया, दिए गए समय पे ये पेपर सॉल्व नहीं कर पाया। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपने किससे कंपेयर किया सर, टाइम से कंपेयर किया। यानी कि अगर आपने कंपैरिजन करना है तो टाइम से कंपेयर करेंगे। यानी प्राइमरी प्रोडक्शन के आधार पर हम ये नहीं बता सकते कि वो दो फॉरेस्ट किस तरह से रिलेटेड है या दो इकोसिस्टम आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। पर अगर हम वहां पे एक टाइम फैक्टर ले आए तो टाइम से जो है बायोमास दोनों में बढ़ा, पर एक टाइम ड्यूरेशन के अंतर में। मान लो इसमें 2 साल में बढ़ा और यहाँ 4 साल में बढ़ रहा है। बायोमास तो दोनों ने बढ़ाया, पर टाइम किसका कम है सर, इसका कम है। तो देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन, मतलब प्राइमरी प्रोडक्शन का रेट किस तरह बढ़ रहा है, डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया, तो इसको बोलते हैं सर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। एक छोटी सी डेफिनेशन को बताने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा एग्जांपल लिया। आपको एग्जांपल जो है समझ में आना चाहिए, नहीं आया फिर से देखो। देखो मुझे
समझाने में बार बार दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे को भी एक बार समझ नहीं आता था, मैं भी आप ही के जैसा हूँ, बेवकूफ वो कह सकते हो आप, पर देखो अब बेवकूफ आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद को बोल रहा हूँ। देखो क्या होता है, फिर से समझना एक बार, नहीं आया कोई बात नहीं। देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हमने पहले प्राइमरी प्रोडक्शन समझा, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस इन गिवन एरिया बाय ऑल प्लांट, यानी सारे प्लांट ने मिलकर कितना बायोमास प्रोड्यूस किया एक गिवन एरिया में, उसको बोला प्राइमरी प्रोडक्शन। पर इसमें कितना इंक्रीज होता है बाय फोटोसिंथेसिस खाना बनने के बाद, ये देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन से। एक एग्जांपल समझना है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए, मान लो ये कल्लू है, ये क्या है, भल्लू है, कल्लू भल्लू दोनों दोस्त हैं। अब ये कल्लू पेपर सॉल्व करता है नीट का, कितने मतलब नीट का पेपर सॉल्व कर लेता है, ये भी दोनों, ये भी सॉल्व कर लेता है, तो दोनों काम बराबर करते हैं, दोनों पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पर ये बंदा जो है 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर रहा है, ये कितने घंटे में पेपर सॉल्व कर रहा है सर, 4 घंटे में। तो दोनों क्या कर रहे हैं, पेपर तो सॉल्व कर रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि ये टाइम कम लगा रहा है, ये टाइम ज्यादा लगा रहा है, इसका सिलेक्शन होगा, इसका सिलेक्शन मुश्किल लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये 4 घंटे लगा रहा है, पर पेपर तो दोनों बराबर सॉल्व कर रहे हैं। तो हम बात करें प्राइमरी प्रोडक्शन से, तो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है अमाउंट ऑफ बायोमास इंक्रीज। अगर मान लो 200 किलोग्राम इसका भी बढ़ रहा है, 200 किलोग्राम इसका भी बढ़ रहा है, तो क्या प्राइमरी प्रोडक्शन से हम पता लगा पाएंगे कि दो इकोसिस्टम को कंपेयर कर पाएंगे, नहीं। पर अगर हम उसमें टाइम एक ऐसा फैक्टर ले आए जिससे हम जो है कंपैरिजन कर सकें, तो जो रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन होता है उससे पता चलता है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, यानी कितने समय में प्राइमरी प्रोडक्शन बढ़ा, उसको हम बोलते हैं सर क्या, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसकी यूनिट क्या होगी, हमने यूनिट पढ़ी थी पहले प्रोडक्शन की, वो होता है केजी पर मीटर स्क्वायर, तो इसमें टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसकी यूनिट आएगी केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का यूज क्या है, देखो हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ी, इसकी एप्लीकेशन भी तो पता होनी चाहिए, आखिरकार इसका यूज क्या है, आखिरकार हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ी क्यों। प्राइमरी प्रोडक्शन से भी पढ़ के तो हम ये कर ले रहे थे कि जितना बायोमास इंक्रीज हुआ उसको देख लो, पर ऐसा नहीं, इसका यूज है, ये कंपेयर करता है 2 इकोसिस्टम्स को, यानी 2 इकोसिस्टम को आपस में कंपैरिजन अगर आपको करना हो तो आप प्राइमरी प्रोडक्शन से नहीं करेंगे, आप किससे करेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट कह रहा है ये 2 प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 2 प्रकार की होती है, एक होता है जीपीपी और एक होता है एनपीपी। अभी जीपीपी एनपीपी क्या होता है, देखो जीपीपी मतलब होता है सर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कितनी बन के आ रही है, वो होता है जीपीपी, और एनपीपी होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कितना टोटल आई सामने। जीपीपी क्या है, कितनी बनाई, और एनपीपी क्या है, कितनी सामने आई। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने, डेजर्ट का और फॉरेस्ट का, ठीक हो गया। अब डेजर्ट और फॉरेस्ट में अंतर क्या होता है, डेजर्ट मतलब रेतीला इलाका हो गया, और फॉरेस्ट घना मतलब जंगल टाइप का हो गया। अब डेजर्ट में महीने का अंतराल लेते हैं, जनवरी से फरवरी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, या प्राइमरी प्रोडक्शन कितनी हुई, प्रोडक्शन कितने की हुई, 100 की, सही है। मार्च से मई गए, प्रोडक्शन देखा 200 की, सही है। जून से दिसंबर गए, प्रोडक्शन देखा 200 की। अच्छा अब फॉरेस्ट में चल लेते हैं, मान लो जनवरी से फरवरी गए 100, अब मार्च से मई में यहां पे प्रोडक्शन देखो 200 हो रही है ना, यहां कितनी हो रही है सर, 800 हो रही है, ठीक हो गया। यहां पे जून से दिसंबर में क्या हुआ, 200 का प्रोडक्शन हुआ, और यहां से देखो सिर्फ 50 का हुआ। तो क्या देखने को समझ में आया कि देखो डेजर्ट में पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है, ऐसा नहीं कि हर बार क्या होगा, फॉरेस्ट में ही प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ऐसा भी हो सकता है कि डेजर्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ, बारिश हो गई बहुत ज्यादा और वहां पे प्रोडक्शन 200 तक पहुंच गई, और फॉरेस्ट में क्या हुआ, सूखा पड़ गया और यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हुआ, 50 आ गई। पर आप टोटल अगर देखोगे, साल के हिसाब से कंपेयर करोगे, तो इसकी प्रोडक्शन आई 500 और इसकी आई 950। तो प्रोडक्शन से आप ये नहीं बता सकते कि कितना बायोमास में अगर जो इंक्रीज हुआ है, यानी वो प्रोडक्शन से आप ये नहीं बता सकते
क्या नहीं बता सकते सर कि हम दो इकोसिस्टम को कंपेयर नहीं कर सकते। क्या पता हो सकता है डेजर्ट का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया हो किसी टाइम पे और फॉरेस्ट का प्रोडक्शन कम हो गया हो, पर आपने जब एक ईयर टर्म इंट्रोड्यूस किया यानी प्राइमरी प्रोडक्टिव वर्ड यूज किया तो उसमें क्या हुआ, टाइम से आपने डिवाइड किया तो टोटल टाइम आपने दोनों को एक साल दिया। एक साल में इसने अपनी प्रोडक्शन दिखाई 500 और इसने अपनी प्रोडक्शन दिखाई सर 950। तो ज्यादा प्रोडक्शन किसकी हुई सर, 950 वाले की यानी फॉरेस्ट की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस काम आती है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है दो इकोसिस्टम को कंपेयर करने के लिए। यूनिट टाइम की यूनिट होगी तो कह रहा है यूनिट होगा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। अगर हम मीटर स्क्वायर पर ईयर अगर हम एनर्जी के रूप में कंपेयर करें, मास के रूप में कंपेयर करेंगे तो केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होगी। यूज क्या था, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या करती है, कंपेयर कराती है दो इकोसिस्टम को। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती है, अर्थात जीपीपी होता है, एनपीपी होता है। जीपीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी का मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आइए अब जीपीपी और एनपीपी को समझते हैं, यानी टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखते हैं। तो जीपीपी क्या है, इनकम है, और एनपीपी क्या है, सेविंग है। मतलब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी मान लो 200 रुपए, इतनी कम सैलरी, इससे क्या होगा, मान लो यार 200 रुपए। अब आपने क्या किया, 200 में से 120 रुपए बचाए, 120 रुपए क्या कर लिए, बचा लिए। तो आपकी इनकम कितनी थी, अगर आपसे कोई पूछे आपकी इनकम क्या, तो आप 200 बताओगे, पर खर्चा करके आपके पास 120 बच रहा है, तो 80 कहां गया। 200 थी ना आपकी इनकम, तो 80 कहां गया। 80 सर कुछ खर्चा भी तो हुआ होगा, मान लो ऑफिस जा रहे थे तो तेल लग रहा था, कपड़े खरीदने थे, तो उस 80 में आपने क्या किया, खर्चा कर दिया। तो आपके पास नेट कितना बचा सर, 120। यानी अगर आप अगले दिन खर्चा करोगे तो कितने से करोगे, 120 से करोगे, ऐसा थोड़ी कि 200 से कर दोगे। 200 में से 80 तो खर्च हो गया है, तो वो कहां गया सर, चला गया। तो कितना बचा आपके पास, 120। तो जीपीपी क्या होता है ना, आपकी इनकम है समझो। मान लो 200 रुपए आपने कमाए, यानी 200 का बायोमास आपने बढ़ाया था, पर कुछ क्या हुआ, रेस्पिरेशन लॉस में चला गया। फोटोसिंथेसिस भी हुई, खाना बनना 200 रुपए आने चाहिए थे, पर 80 रुपए कहां चले गए सर, रेस्पिरेशन लॉस में चले गए। यानी जो खर्चा आपने किया उसने रेस्पिरेशन में 80 किलो कैलोरी पर उसने खत्म कर दी। तो 200 में से 120 बची, तो वो रेस्पिरेशन अगर आप माइनस कर दो तो क्या होगा, अगर जीपीपी में से एन आर को माइनस करोगे तो एनपीपी आएगा। यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपके पास जो बचती है उसको बोलते हैं, और जीपीपी क्या होती है, इनकम है। तो जितना खर्चा उसमें से आपने माइनस कर दिया तो वो आपकी एनपीपी होगी। यानी कि अगर आप एक जंगल से एग्जांपल लो तो फॉरेस्ट जो है बायोमास प्रोड्यूस करता है 200 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का, यानी 1 मीटर स्क्वायर में जो बायोमास है वो 200 किलोग्राम का है किसी फॉरेस्ट का। ठीक, अब इसका मास कितना बढ़ना चाहिए, 200 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन में उसका बायोमास था सर 800 किलो था। अब क्या हुआ, 200 बढ़ना चाहिए था, पर यहां देखा 950 आ रहा है, 150 कहां गया, अगर ना 50 कहां गया, 800 में 200 जोड़ोगे तो 950 थोड़ी आएगा, 800 प्लस 200 करोगे तो कितना आएगा, ये तो बचपन से जानते हैं, आ जाएगा 1000। कई लोग ऐसे मत जोड़ देना कि 800 और यहां से 200 जोड़ रहे हैं, तो ये हो गया 0 0 2, ये तो भैया 8200। कई मैथ ऐसे करते हैं, मैंने एक शॉर्ट्स में देखा था, रील्स में देखा था, उसमें क्या किया था, शादी के बाद जो है मैथ दिखाई थी, वो इस तरह की दिखाई थी, तो उसमें बेइज्जती करने का क्या था, वो एक हंसाने के लिए था कि कुछ मतलब क्या कहते हैं, लड़कियां इस तरह की मैथ दिखाते हैं, पर लड़कियों की मैथ बहुत स्ट्रांग होती है, और हम जैसे लोग बायो ले रहे हैं, इसका मतलब मैथ कमजोर रही होगी, तो हम भी क्या पता ऐसे ही करते हो, 800 प्लस 200 करके क्या कर देते हो, ऐसा तो नहीं करते हैं खैर, पर फिर भी ऐसा कुछ आ जाए, पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि 800 प्लस 200 कितना आएगा, 1000 आएगा। मजाक में नहीं जाते, 800 प्लस 200 कितना आएगा सर, 1000 आएगा। तो कितना होना चाहिए, यहां पे प्रोडक्शन आनी चाहिए थी 1000 की, 50 कहां गई। देखो जो आपके पास इंक्रीज आया वो 150 का आया, तो 50 क्या हुआ ना, इसने सर रेस्पिरेशन में लॉस कर दिया। आर क्या हुआ, 50 लॉस हो गया।
यानी 50 रुपए उसने किस में खर्च कर दिए सर, रेस्पिरेशन में खर्च कर दिए। 200 का बायोमास बढ़ना चाहिए था, इंक्रीज आया 150 का, यानी 50 उसने घटा दिया। 50 कहां घटा सर, रेस्पिरेशन लॉस में चला गया। अगर रेस्पिरेशन लॉस में चला गया तो इसका मतलब नेट जो बचा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो कितनी बचेगी सर, 150 की। क्यों, क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, टोटल बायोमास में जो इंक्रीज आता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बायोमास फुल्ली बढ़ जाएगा, कुछ रेस्पिरेशन लॉस होगा। रेस्पिरेशन लॉस होने से क्या होगा, एनर्जी खर्च होगी, तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 200 की आनी चाहिए थी वो आ जाएगी 150 की, यानी 50 कितने में चले जाएगा सर, रेस्पिरेशन लॉस में चले जाएगा। अगर मैं आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछूं, अगर नीट में आपको क्वेश्चन को फंसाना हो तो आपसे पूछेगा आफ्टर 1 ईयर इंक्रीज इन प्लांट विजिबल, क्या एनपीपी या जीपीपी। तो कई लोग सोचेंगे जीपीपी विजिबल होगा, जीपीपी मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी अमाउंट ऑफ बायोमास इंक्रीज पर यूनिट, क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ टोटल बायोमास इंक्रीज। वही सोचोगे आप कि 200 बढ़ रहा है तो 200 ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। 50 उसमें से क्या हो गया, रेस्पिरेशन लॉस में चला गया, तो आपको जो है 1 साल बाद क्या देखने को मिलेगी सर, जीपीपी या एनपीपी। आपका आंसर होगा एनपीपी, क्योंकि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी वो कुछ जो है रेस्पिरेशन में जाएगा। इसीलिए आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब आप एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे तो वहां पे आप क्या देखेंगे कि जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या हर्बीवोर क्या खाएगा प्लांट में से, एनपीपी खाएगा, ना कि जीपीपी। यानी हर एक ट्रॉफिक लेवल को क्या मतलब मिलेगी, वो मिलेगी क्या, एनपीपी मिलेगी। क्यों, क्योंकि प्लांट ने क्या करा, जीपीपी जब बना रहा था तो उसमें से रेस्पिरेशन लॉस माइनस हो गया, तो उसने क्या करा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दिखाई जो कि 150 की आई। अब अगर हर्बीवोर प्लांट को खाएगा तो उसके पास 950 वाले में से एनर्जी जाएगी, ना कि 1000 में से, क्योंकि 50 तो रेस्पिरेशन में जा चुकी है। यानी कि हर हर्बीवोर के लिए या नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में क्या प्रेजेंट होता है, तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एनपीपी अवेलेबल होता है, ना कि जीपीपी। तो अब क्या करेंगे, फ्यू कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी क्या ऑब्जर्वेशन आई। यानी अगर आपको नीट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने हैं तो ऐसे नहीं देगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यानी अब मैं आपको ईक्यू बताता हूं। ईक्यू क्या होगा सर, इजी क्वेश्चन नहीं। ईक्यू मतलब इजी क्वेश्चन नहीं होगा, ईक्यू मतलब होगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यानी कि इस जीपीपी और एनपीपी से आपको क्या कंक्लूजन निकालने हैं जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो देखो, हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया, प्राइमरी प्रोडक्शन पढ़ लिया, नहीं आया समझ में। ऐसा होता है कि कई बार एक बार देखने में समझ नहीं आता, क्योंकि हम जो है टीचर की वॉइस के संग रिलेट नहीं कर पाते, और हम ये सोचते हैं कि गिव अप कर दें कि अब जो है समझ नहीं आ रहा है। तो आप क्या करें, गिव अप ना करें, लेक्चर को दोबारा देखें, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि वो समझ में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि वो पेपर के बाद समझ में आ रहा है, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो कुछ कंक्लूजन देखते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। तो मैं अपना फोन लेके आ रहा हूं, तब तक आप इसको जो नोट कर चुके हैं वो देखें। तो कंक्लूजन क्या है, देखो कंक्लूजन निकालता हूं जो अब तक पढ़ा। नेट चल जा, नेट नहीं चल रहा तो मैं लिख देता हूं। क्या जीपीपी बराबर हो सकती है एनपीपी के? क्या आप बोल सकते हो जीपीपी बराबर एनपीपी? नहीं, क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किससे, एनपीपी से। अभी वो चल नहीं रहा है नेट, तो जीपीपी क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन होगी एनपीपी से, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या होगा, रेस्पिरेशन लॉस होगा। अगर रेस्पिरेशन लॉस होगा तो क्या होगा, एनपीपी जो है घट के आएगी, और एनपीपी घटेगी तो वो जीपीपी से हमेशा कम होगी। और क्या हो सकता है, एक और कंक्लूजन देखते हैं, जीपीपी इक्वल टू एनपीपी नहीं हो सकता, ये वाला जो है नॉट पॉसिबल। सही हो गया। और क्या जीपीपी जीरो हो सकता ना, एनपीपी जीरो हो सकती है? ये दिमाग में लाओ, क्या एनपीपी जीरो हो सकती है? हाँ हो सकती है। मान लो जीपीपी आ रही थी कितनी, 20,
विंटर के सीजन में क्या हुआ, खाना बना ही नहीं, यानी फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाई। फोटोसिंथेसिस होगी पर बहुत कम हुई, इतनी कम हुई कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि जो जितनी जीपीपी थी वो रेस्पिरेशन लॉस में चले जा रही थी, और रेस्पिरेशन लॉस भी 20 आ रहा था। तो अगर मैं आपको एनपीपी निकाल के दिखाऊं तो एनपीपी होता है क्या, जीपीपी माइनस आर। जीपीपी कितना है सर 20 का, रेस्पिरेशन लॉस भी 20 जा रहा है, तो एनपीपी कितना आ जाएगा, एनपीपी आ जाएगा 0, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी आ गई 0। तो आपको ये समझ में आ गए 2 पॉइंट, क्या एक तो जीपीपी कभी बराबर नहीं हो सकता एनपीपी के, और क्या समझ में आया कि एनपीपी 0 भी हो सकती है। किस केस में, विंटर के केस में, मान लो वहां पे खाना नहीं बना, और खाना नहीं बना और जितना मतलब बन भी रहा है तो वो सारा किस में चले जा रहा है, रेस्पिरेशन लॉस में चले जा रहा है। तो अगर रेस्पिरेशन लॉस हो रही है तो एनपीपी हमारी क्या आ जा रही है सर, 0 आ जा रही है। मतलब कि जितना फूड बनने के लिए एनर्जी चाहिए वो सब किस में चले जा रही है, रेस्पिरेशन लॉस में चले जा रही है। तो आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अब से मैं एक कॉलम बना देता हूं पेपर में, आपको किस तरह से देखना है। EQ करके मैं कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, जिससे आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगी कि EQ मतलब क्या होता है, इजी क्वेश्चन नहीं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो इतना आप नोट करो, फिर जो है मैं अब इसका पार्ट 1 रिकॉर्ड करता हूं, क्योंकि पार्ट 1 जो है इससे पहले आना रह गया था। हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा था कि इकोसिस्टम में एक कंप्लीट इकोसिस्टम होता है, इनकम्प्लीट इकोसिस्टम होता है, तो उसके बारे में जानते हैं। पर मैं आपको लेक्चर जो है एडिट करके दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको जो है कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो देखो, आप पार्ट 1 को देखो, ठीक है। तो बाय बाय, इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू।